हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस मीटर 2.0 पर। तो दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं आरपीएफ एलपी टेक्नीशियन में आने वाले 20 महत्वपूर्ण साइंस से संबंधित प्रश्न और इनसे रिलेटेड फैक्ट के बारे में भी। तो बिल्कुल भी स्किप ना करें और लास्ट तक बने रहें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा लें। और लास्ट में आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बतानी है। साथ ही आप हमारे टॉप 20 क्वेश्चन में कितना अटेम्प्ट कर पाते हो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का पहला सवाल है, एक सभागार में ध्वनि की निरंतरता ध्वनि के बार बार परावर्तन का परिणाम है और इसे क्या कहा जाता है। और दोस्तों किसी भी प्रश्न का उत्तर अगर आपको पहले से मालूम हो तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे इसका सही उत्तर को। तो इसका सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, अनुरणन। दोस्तों जब किसी बड़े हॉल अर्थात बड़े सभागार में जब ध्वनि उत्पन्न की जाती है तो उसमें बार बार ध्वनि क्या होता है, हमारा रिपीटेड होता है, दोहराया जाता है, परावर्तित होता है। तो इस प्रक्रिया को क्या नाम दिया गया दोस्तों, अनुरणन कहा जाता है। हमारा अगला सवाल है, और दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। साथ ही आज हम जो आपको टॉप 20 क्वेश्चन बता रहे हैं ये सारे के सारे इंपोर्टेंट और 100% रियल आपके सभी कंपिटिटिव एग्जाम आरपीएफ एलपी टेक्नीशियन में आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। तो बिल्कुल भी स्किप ना करें और लास्ट तक बने रहें। अगर आप हमारे साथ लास्ट तक बने रहते हो तो ये आपके एग्जाम के लिए बहुत यूजफुल होगा। तो चलिए प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा आज का अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा प्रथम श्रेणी के उत्तोलक का उदाहरण है। तो इसका सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, तराजू। तराजू प्रथम श्रेणी के उत्तोलक है, जबकि एक पहिया ठेला द्वितीय श्रेणी का है। बोतल ओपनर ये भी हमारा द्वितीय श्रेणी का है। मछली पकड़ने की छड़ ये भी हमारा द्वितीय श्रेणी का है। हमारा अगला सवाल है, और दोस्तों ये इंपॉर्टेंट सवाल है, इसका सही उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। बरगद के पेड़ का वानस्पतिक नाम क्या है। तो इसका सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, फाइकस बेंगालेंसिस। फाइकस बेंगालेंसिस बरगद के पेड़ का वानस्पतिक नाम है। हमारा अगला सवाल है, एक वस्तु को 20 मीटर प्रति सेकंड के प्रारंभिक वेग से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका जाता है, गति के चरम पर इसका वेग क्या होगा। तो दोस्तों जब किसी वस्तु को नीचे से ऊपर फेंकी जाती है तो जहां उसका अंतिम वेग होता है दोस्तों लास्ट बिंदु पर क्या होता है, हमारा स्थितिज ऊर्जा का मान 0 होता है। यानी इसका सही उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 0 मीटर प्रति सेकंड वहां पर वेग होगा, क्योंकि वहां स्थितिज ऊर्जा का मान दोस्तों अधिक हो जाता है। और जब किसी वस्तु को ऊपर से नीचे फेंका जाता है तो सबसे नीचे बिंदु पर दोस्तों गतिज ऊर्जा का मान अधिकतम होता है। हमारा अगला सवाल है, मानव रक्त का तरल भाग किसे कहा जाता है जो जल, लवण और प्रोटीन से बना होता है। तो इसका सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, प्लाज्मा। प्लाज्मा मानव रक्त का वह तरल भाग है जो जल, लवण और प्रोटीन से बना होता है। हमारा अगला सवाल है, पौधों में प्रोटीन और अन्य यौगिकों के संश्लेषण में किस आवश्यक तत्व का उपयोग किया जाता है। तो इसका सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, नाइट्रोजन। पौधों में प्रोटीन और अन्य यौगिकों के संश्लेषण में नाइट्रोजन तत्व का प्रयोग किया जाता है। हमारा अगला सवाल है, और दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, इसका सही उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। हाइपोथैलेमस से पतले आधार से लटकी किसी ग्रंथि को मानव शरीर की प्रमुख ग्रंथि कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा, कि हाइपोथैलेमस से पतले आधार से लटकी किस ग्रंथि को मानव शरीर की प्रमुख ग्रंथि कहा जाता है। तो मानव शरीर की प्रमुख ग्रंथि किसे कहा जाता है दोस्तों, इसका सही उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पीयूष ग्रंथि, जिसे मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। और यह ग्रंथि मानव शरीर का प्रमुख ग्रंथि है। सभी ग्रंथियों की यह ग्रंथि क्या करता है, नियंत्रित करता है। हमारा अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी विद्युत आवेश का एसआई इकाई है और लगभग 6 गुना 10 का पावर 8 इलेक्ट्रॉन में निहित आवेश के बराबर होती है। तो इसका सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, कूलाम। दोस्तों विद्युत आवेश का एसआई इकाई क्या है हमारा दोस्तों, कूलाम होती है। और इसमें 6 गुना 10 के पावर, माफ कीजिएगा दोस्तों 18 होना चाहिए था, 6 गुना 10 का पावर 18 इलेक्ट्रॉन निहित आवेश के बराबर होती है। हमारा अगला सवाल है,
विद्युत के माध्यम से किसी अन्य पदार्थ के ऊपर किसी भी अन्य वांछित धातु की परत चढ़ाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। और दोस्तों ये महत्वपूर्ण प्रश्न है और इसका सही उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। साथ ही दोस्तों लाइक और शेयर जरूर कर दिया करेंगे। जो भी आपके दोस्त एएलपी टेक्नीशियन या आरपीएफ की तैयारी करते हैं तो उन्हें शेयर जरूर कर दिया करेंगे। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा लेंगे। तो इसका सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, विद्युत लेपन। विद्युत के माध्यम से किसी अन्य पदार्थ के ऊपर किसी भी अन्य वांछित धातु की परत चढ़ाने की प्रक्रिया को विद्युत लेपन की प्रक्रिया कहा जाता है। हमारा अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिकीय जीव कालाजार उत्पन्न करता है। तो इसका सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, लेशमेनिया डोनावानी। लेशमेनिया डोनावानी दोस्तों वह एक कोशिकीय जीव है जो कालाजार उत्पन्न करता है। हमारा अगला सवाल है, स्यूडोपोडिया पर मौजूद अंगुली जैसी आकृति वाली संरचनाओं को क्या कहते हैं। तो इसका सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, अमीबा। स्यूडोपोडिया पर मौजूद अंगुली जैसी आकृति वाली संरचनाओं को अमीबा कहा जाता है। हमारा अगला सवाल है और दोस्तों ये महत्वपूर्ण सवाल है, आपका सही उत्तर इसे कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। नींबू के रस का पीएच मान लगभग कितना होता है। तो इसका सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, 2। दोस्तों नींबू के रस का पीएच मान एक्चुअली में दोस्तों 2.2 होता है, लेकिन हमसे यहाँ लगभग मान में पूछा गया इसलिए हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा। हमारा अगला सवाल है, कैंसर के ऊतकों की जांच के लिए क्या की जाती है। तो इसका सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, बायोप्सी। कैंसर के ऊतकों की जांच के लिए बायोप्सी की जाती है। हमारा अगला सवाल है, पानी का घनत्व लगभग कितना केल्विन पर सबसे अधिक है। तो इसका सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 277। चूंकि दोस्तों पानी पर दोस्तों केल्विन का मान कितना होता है, 273 होता है और जल का अधिकतम मान कितना होता है, 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है, इसलिए 273 प्लस 4 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा हमारा, 277 डिग्री केल्विन हो जाएगा। यानी पानी का जो घनत्व होगा वो लगभग कितना केल्विन पर सबसे अधिक होगा, 277 डिग्री केल्विन पर सबसे अधिक होगा। हमारा अगला सवाल है, प्रशीतक निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर काम करता है। तो इसका सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, वाष्पीकरण। दोस्तों जो फ्रीज में प्रशीतक प्रयोग किया जाता है वह वाष्पीकरण के सिद्धांत पर कार्य करता है, जिसके कारण दोस्तों कोई भी वस्तु हमारा ठंड रहती है। हमारा अगला सवाल है, लालटेन की बत्ती में मिट्टी के तेल यानी केरोसिन के ऊपर उठने का क्या कारण है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। तो इसका सही उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केशिकत्व प्रक्रिया। लालटेन की बत्ती में मिट्टी के तेल यानी केरोसिन के ऊपर उठने के क्या कारण है दोस्तों, केशिकत्व की प्रक्रिया के कारण क्या होता है, मिट्टी का तेल ऊपर उठता है। हमारा अगला सवाल है, निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति की दृष्टि को ठीक करने के लिए किस प्रकार के लेंस की आवश्यकता होती है। तो दोस्तों निकट दृष्टि दोष का मतलब क्या होता है कि आप निकट की वस्तु को देख पाते हो लेकिन दूर की वस्तु को नहीं देख पाते हो। तो इस दोष को ठीक करने के लिए हमें कौन सा लेंस का प्रयोग करना होता है, अवतल लेंस का प्रयोग करना होता है। और अवतल लेंस को हम लोग कौन सा दर्पण बोलते हैं या कौन सा लेंस बोलते हैं, तो हमारा इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अपसारी लेंस। अपसारी लेंस दोस्तों अवतल लेंस को बोला जाता है और उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस बोला जाता है। इस दोनों ही पॉइंट बड़ा ही कंफ्यूजन पॉइंट है दोस्तों, हमेशा याद रखिएगा कि अभिसारी लेंस किसको बोलते हैं, उत्तल को बोलते हैं, और दोस्तों अपसारी लेंस किसको बोलते हैं, अवतल लेंस को बोलते हैं। हमारा अगला सवाल है, किसी पदार्थ की मात्रा को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस मात्रक का उपयोग किया जाता है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर डी, मोल। किसी भी पदार्थ की मात्रा को मापने के लिए हम मोल मात्रक का प्रयोग करते हैं। हमारा अगला सवाल है, वह लेंस जो बीच में पतला और किनारों पर मोटा होता है क्या कहलाता है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर डी, अवतल लेंस। अवतल लेंस दोस्तों हमारा क्या होता है, बीच में हमारा दोस्तों पतला होता है और साइड में हमारा क्या होता है, मोटा होता है।
हमारा अगला सवाल है और दोस्तों आज का हमारा ये अंतिम प्रश्न है। साथ ही आज जो हमने आपको टॉप 20 क्वेश्चन बताए ये सारे के सारे इंपोर्टेंट और 100% रियल आपके सभी कंपिटिटिव एग्जाम आरपीएफ एलपी टेक्नीशियन में आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। तो सभी प्रश्नों को अच्छे से देखेंगे और उन्हें याद करेंगे और दोस्तों ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर कर दिया करेंगे। तो चलिए प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा आज का अंतिम प्रश्न है डैश यानी खाली स्थान को विद्युत ऋणात्मक तत्व के रूप में जाना जाता है क्योंकि वह इलेक्ट्रॉनों के लाभ से ऋण आवेशित आयन बनाते हैं। तो इसका सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए अधातु। अधातु दोस्तों विद्युत ऋणात्मक तत्व के रूप में जाना जाता है और यह क्या करता है? इलेक्ट्रॉन के लाभ से ऋण आवेशित आयन बनाते हैं। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि निम्नलिखित में से कौन सा सीमेंट का मुख्य घटक है और इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी था, चूना पत्थर। और लगभग सभी स्टूडेंट्स इसका सही जवाब दिया और मोस्टली स्टूडेंट्स के बारे में डिटेल्स में लिखा। तो मैं आपको फिर बोलूंगा कि क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज्यादा से ज्यादा पता है उन्हें आप लिखा करो, क्योंकि जो चीजें आप लिख देते हो उन्हें आप कभी नहीं भूलते हो। अब आपके लिए आज का सवाल है वायु में रखे जाने पर निम्नलिखित में से कौन सी धातु जलती है? 4 ऑप्शन दिया गया है, सही उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में बतानी है। साथ ही आप हमारे टॉप 20 क्वेश्चन में कितना अटेम्प्ट कर पाए कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे और दोस्तों ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर कर दिया करेंगे और जो भी हमारे चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा लेंगे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।